तो बेटे लास्ट लास्ट जो हमारी बातचीत चल रही थी वो बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर चल रही थी। और हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को बेसिक इकोनॉमिक्स में कवर अप किया था। वालेकुम सलाम। हम लोग अभी तक बेसिक कहानी यहीं तक पहुंचे थे कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के बीच में कैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही होती है और मोबिलिटी क्या होती है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्या आती है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या आती है। ये सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज जरा हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा, और हम लोग बात कर रहे होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हवाले से कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो जरा 2 मिनट यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, ये देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सही है। अब सवाल ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, shows the combination of output that an economy can produce। combination का मतलब है combination of two goods। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी नहीं आती, तो बराए मेहरबानी प्राइस और क्वांटिटी मत दिखिएगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज विद इन गिवन टाइम पीरियड। गिवन रिसोर्सेज के साथ गिवन टाइम पीरियड के अंदर अंदर इकोनॉमी किस तरह के और कैसे गुड्स बनाता है, हमें वो चीज़ों को देखना होता है। अब जरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम को देखो। यहाँ पे आ गया अपने पास गुड वाई, यहाँ पे आ गया अपने पास गुड एक्स। बेटा प्राइस क्वांटिटी नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। इधर या तो गुड वाई आएगा या गुड एक्स आएगा। आप कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड भी लिख सकते हैं। आप एग्रीकल्चरल गुड और कैपिटल गुड भी लिख सकते हैं। आप मतलब सेपरेट गुड्स लिखेंगे, आप सेपरेट गुड्स आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइस क्वांटिटी आप नहीं लिखेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ना, उसका पेड़ ऐसा बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, उसका पेड़ ऐसे बाहर निकला हुआ होता है। और जब उसका पेड़ ऐसा बाहर निकला हुआ होता है, उस शेप को हम लोग कहते हैं कि ये शेप कैसा है, बोर्ड आउटवर्ड। ये एक बोर्ड आउटवर्ड शेप। बोर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है, आप लोगों ने तीर कमान देखी होगी। तीर कमान के अंदर कैसे जब आप एक बो को खींचते हैं तो वो ऐसा एक डी शेप आपके पास बन जाता है। तो ये एक बोर्ड आउटवर्ड कर्व होता है, बोर्ड आउटवर्ड शेप होता है। और ये बोर्ड आउटवर्ड क्यों होता है, ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सवाल ये है कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमें पता है क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। बट जब ये इंक्रीजिंग का लफ्ज इसके साथ लग जाता है, तब ये इंक्रीजिंग से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमारे पास क्या चीज आ रही है। बेटा इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि मैं एक चीज ज्यादा से कम कर रहा हूँ तो दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ी। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मेरे पास लेट से अबू बकर है। अबू बकर मेरा एक वर्कर है और वो एक स्पेसिफिक गुड में स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो अपनी एग्जाम्पल को आसान करने के लिए मैं गुड बाय की जगह पे लिख रहा हूँ टेबल, और गुड एक्स की जगह पे लिख रहा हूँ चेयर। ठीक है, लेट से अबू बकर जो है अबू बकर जो है वो टेबल बनाने में स्पेशलाइज्ड। जब अबू बकर टेबल बनाने में स्पेशलाइज्ड होगा तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा टेबल बनाता होगा, बड़ा बेहतरीन किस्म का टेबल बनाता होगा। और वो चेयर में फिर उस हिसाब से स्पेशलाइज नहीं होगा। तो करंटली एट दिस स्टेज के जहाँ पे मैं अबू बकर से टेबल बनवा रहा हूँ, करंटली मेरे पास ये प्रोडक्शन चल रही है। मेरे पास इतना गुड बाय बनता है और इतना मेरे पास गुड एक्स बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास गुड बाय आ गया, ये मेरे पास गुड एक्स आ गया। हुआ ये कि मैंने अबू बकर से कहा कि अबू बकर आज से आप टेबल नहीं बनाएंगे, आज से आप बनाएंगे चेयर। इसको मैंने टेबल से उठा के चेयर पर डाल दिया। जब मैं इसको टेबल से उठा के चेयर पर डालूंगा तो मुझे एक बात ये बताएं, क्या अबू बकर चेयर बनाने में इतना स्पेशलाइज्ड है जितना वो टेबल बनाने में स्पेशलाइज्ड था? बिल्कुल भी नहीं। तो लॉजिकल सी बात है कि अबू बकर चेयर बनाने में स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो वो उतनी अच्छी तरह चेयर की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितनी बेहतर तरीके से वो टेबल की कर रहा था। हाँ जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही, बट उतना ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगा। तो टेबल आपका कंपैरेटिवली बेटा बहुत ज्यादा से फॉल होगा। टेबल बहुत ज्यादा से फॉल होगा, जबकि चेयर सिर्फ और सिर्फ आपके पास थोड़े से बढ़ रही होगी। यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की मूवमेंट कैसे आ रही है कि टेबल कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से कम हो रहा है, जबकि चेयर आपकी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है। तो बेटा जब एक चीज ज्यादा से कम होती है, दूसरी चीज थोड़े से बढ़ती है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
और सर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्यों है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्यों है? बेटा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ड्यू टू immobility ऑफ रिसोर्सेस, ड्यू टू immobility ऑफ रिसोर्सेस। कि भाई जाहिर है अब अबू बकर चेयर बनाने में तो इतना स्पेशलाइज नहीं था ना, तो जब अबू बकर की मुझे प्रोडक्शन को डाइवर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड चेयर, तो वो उतना बेहतर तरीके से चेयर नहीं बना सकता, जिसकी वजह से टेबल ज्यादा से कम हो रहा है और चेयर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पड़े हैं। कोई मसले वाली बात बेटा? कोई प्रॉब्लम? चले फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारा पेट ऐसा बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, गोला बाहर निकला हुआ है, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल रहा है। अब जरा हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को थोड़ा सा डिटेल में देख रहे होते हैं, यहाँ पे आइएगा। बेटा ये मेरा पीपीसी का कर्व आ रहा है, ठीक है, ये मेरा पीपीसी का कर्व आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है गुड वाई, यहाँ पे मैंने लिखा है गुड एक्स, ठीक है। और ऐसे मेरा पीपीसी बना हुआ है और वो बाहर की तरफ जा रहा है। अच्छा अब बात सुनो बेटा, अगर मैं सारी की सारी रिसोर्स गुड वाई पे लगा दूं, यानी कि मैं 1 रुपए का भी गुड एक्स ना बनाऊं, मैं 100% रिसोर्स से गुड वाई बना लूं, तो बेटा मैं कहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर मैं सारी की सारी रिसोर्स से गुड एक्स बना लूं, तो मैं कहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ऑपरेट करूंगा, 0 वाई बन रहा होगा, 100% एक्स बन रहा होगा। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, वो एग्जाम्पल जरा मेरे साथ लेके चले। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन है, और उस मशीन से मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ। देखो हर चीज की दुनिया में कोई ना कोई औकात होती है, ठीक है, हर चीज की कोई ना कोई औकात होती है, हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है। अब जैसे आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी की भी कोई ना कोई लिमिट होगी कि भाई वो 200 किलोमीटर पर आवर से तेज नहीं जा सकती, आप कुछ भी कर लो, आप कितनी भी उस पर जान मार लें, वो 200 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसी तरह मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन की कोई ना कोई औकात होगी। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से उस मशीन की औकात है कि मैं दिन के 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं दिन के 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जब मैंने कहा ना कि मैं अपनी मशीन से दिन के 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये है मेरी मशीन की औकात, ठीक है, यानी कि ये है उस मशीन की लिमिट। और इसको प्रॉपर इकोनॉमिक अंग्रेजी में हम लोग क्या वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल से। क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल। की ये मेरी औकात है, मेरी लिमिट है, मेरा पोटेंशियल है। अगर मैं पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, मैं कहीं भी ऑपरेट कर लूं, मैं इस पोटेंशियल पे किसी भी पॉइंट पे ऑपरेट कर लूं, तो बेटा ये मुझे मेरी औकात बताता है, ठीक है। मैं इसको बी से हटा के ई कर देता हूँ, क्योंकि बी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं इस लाइन के ऊपर कहीं भी ऑपरेट कर लूं, इसका मतलब है कि मैं दिन के 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं अपनी औकात को पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी औकात यहाँ पे लिमिट हो जाती है, मेरी औकात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अच्छा, औकात 1000 यूनिट्स की है, बट मैं खाली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ? मैं खाली 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यानी कि ये जो असल वाला पॉइंट मेरे पास है, ये किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है? ये कहलाया जाता है एक्चुअल पॉइंट, ठीक है। और जब बेटा आपकी औकात यहाँ पर आ रही है 1000 की, तो और आप 500 बना रहे हैं, तो आपका एक्चुअल पॉइंट तो बेटा अंदर ही आ रहा होगा ना। ये जो पॉइंट एफ है, ये आपका एक्चुअल पॉइंट होगा, अंदर ही आ रहा होगा। तो भाई औकात 1000 की है, मैं खाली 500 बना रहा हूँ, इसका लॉजिकल सा मतलब क्या है? कि मैं सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर मैं अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि बेटा मेरे पास फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, मेरे पास कोई वेस्टेज नहीं हो रही, ठीक है, मेरे पास कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, मैं फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 100% रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ। बट अगर मेरा एक्चुअल पीछे है, मेरे करंट प्रोडक्शन प्रोसेस पीछे है और मेरी औकात आगे है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी रिसोर्सेज को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहा, और एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का जो गैप है, एक्चुअल से लेके जो पोटेंशियल तक का गैप है,
ये गैप आपको पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात तो वेस्टेज, कि आप प्रॉपर तरीके से रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनएफिशिएंसी। बेटा सवाल बीच में नहीं पूछा करो, मुझे बात अपनी पूरी करने दिया करो। रिप्रेजेंट कर रहा है इनएफिशिएंसी, कि आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। देखो, जो पोटेंशियल पे आप थे तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स कर रहे थे। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यहां पर आप कर रहे हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि आपकी रिसोर्सेज जाया पड़ी हुई हैं, फारिग पड़ी हुई हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको। इकोनॉमिक्स में जब आप मैक्रो में जाएंगे तो बेटा इसको एक और टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका नाम है डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप, ये इसका एक और नाम होता है जो रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है। अच्छा, अब हमने दो बातें डिस्कस की, लिमिट पे ऑपरेट करना, औकात पे ऑपरेट करना, और औकात से पीछे ऑपरेट करना। भाई, मैंने कहा कि मैं जी 1500 यूनिट बनाऊंगा। क्या 1500 यूनिट बनाने की मेरी औकात है? नहीं है। यानी कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप 1500 यूनिट बना पाए, आपकी औकात ने आपको लिमिट कर दिया है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल पॉइंट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम है बेटा स्कार्सिटी। क्या नाम है दूसरा? स्कार्सिटी। तो हम लोग जो स्कार्सिटी पढ़ते थे ना, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, तो देखो, अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्स। कोई टेंशन वाली बात, अब पूछे। कोई सवाल बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, 500 यूनिट की स्कार्सिटी होगी। पॉइंट एफ एक्सप्लेन कर दें बेटा। पॉइंट एफ कौन है? ये सामिया। अच्छा सामिया, बात सुने। आपकी औकात कितनी है बेटा? आपकी औकात है यहाँ पे प्रोड्यूस करने की, यानी कि ये जो आपका पोटेंशियल चल रहा है ये आपकी औकात है ना। बट आप खाली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ तक। तो ये जो गैप आपके पास है ना, ये है अनएम्प्लॉयमेंट का गैप। अब हम कितना कर सकते हैं, हम कितना कर रहे हैं। तो पॉइंट एफ आपको बताता है कि हम कितना कर रहे हैं, हमारा एक्चुअल क्या चल रहा है। अब समझी? क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको जरा इसके नोट्स दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम को तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। आप लोगों को अभी मैंने एक साथ एक्सप्लेन किया था, एक मर्तबा इसको पढ़ लें, देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। हाँ जी, कोई मसले वाली बात है बेटा, समझ गए? चलो, अब हम लोग जरा देखेंगे कि यार फर्दर हमारे पास इफेक्ट्स कैसे आ रहे होते हैं एक्चुअल पे, पोटेंशियल पे, और इन चीज़ों पे। जरा यहाँ पे देखिएगा। अच्छा भाई, ये देखो, मैं यहाँ पे दो बातें कर रहा हूँ, एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज। एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज। अच्छा, अब बेटा बात सुनो। हमारी एग्जाम्पल यही चल रही है, 1000 बना सकता हूँ, 500 बना रहा हूँ, और औकात से बाहर है 1500 वाला पॉइंट। तो अब उसको अपने जहन में रखिएगा। तो अब ये देखो जरा भाई, इधर मेरे पास आया गुड बाय, यहाँ पे आया मेरे पास गुड एक्स, ठीक है। ये मेरी औकात चल रही है, जो कि 1000 यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और ये है मेरा एक्चुअल पॉइंट, ठीक है। तो मैं सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट करके वहां पे भी लेके जा रहा हूँ। सही है भाई, ये डायग्राम आपके पास आ गई है। अब सुनो जरा भाई, अगर, अच्छा एक बात तो पहले ये याद कर लें कि एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का गैप होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वेस्टेज का, डिफ्लेशनरी का।
अगर मैं 500 के बजाय 600 यूनिट बनाने शुरू कर दूं, या 700 यूनिट बनाने शुरू कर दूं, या 800 यूनिट बनाने शुरू कर दूं, इसका मतलब है कि मेरी औकात अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी हुई है, 1000 की। लेकिन मैं दो 600 बना रहा हूँ, 700 बना रहा हूँ, 800 बना रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअल आगे जा रहा है। ठीक है, मेरा एक्चुअल आगे जा रहा है। तो आपकी वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे पॉइंटर्स जो हैं बेटा, ये फॉल हो रहे होंगे, गिर रहे होंगे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। बट मेरी औकात 1000 की है, मैं बना 500 रहा हूँ, और अब मैंने और कम कर दिया, मैं 400 बना रहा हूँ, मैं 300 बना रहा हूँ, मैं 200 बना रहा हूँ। 200 बनाने का मतलब ये है कि आपने अपने एक्चुअल पॉइंट को और रिड्यूस कर दिया है, तो आप ऐसा पीछे की तरफ आ रहे होंगे। तो जब आप बेटा ऐसा पीछे की तरफ आ रहे होंगे, इसका मतलब है आपकी वेस्टेज, आपकी इनएफिशिएंसी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीजें बढ़ रही हैं। कम होने के बजाय ये उल्टा आपके पास बढ़ना शुरू हो गई। समझे बात को? अच्छा, अब फर्दर आ गया है। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल आपका कैसे बढ़ सकता है, कि मेरी औकात बढ़ जाए। देखो बेटा, बात ये है कि वो जो 1500 यूनिट मेरी औकात के बाहर थे, वो सारी जिंदगी तो मेरी औकात के बाहर नहीं रहेंगे ना। अगर आप एक गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी की लिमिट है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाएगी। वो करंट गाड़ी नहीं जा सकती, बाकी गाड़ियां तो जा सकती हैं। तो अगर आप गाड़ी अपग्रेड कर लो, आप अच्छी गाड़ी ले लो, आप 300 पे भी जा सकते हो, 400 पे भी जा सकते हो भाई। ठीक है ना? इसी तरह मेरे पास अगर एक मशीन है, मेरे पास अगर एक मशीन है, उस मशीन की औकात क्या है? 1000 यूनिट बनाने की। और मैंने सोचा जी मैं 1500 यूनिट बनाऊंगा, तो मुझे उस मशीन को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो जब तब जाके मैं 1500 यूनिट बना पाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा, इधर आया आपके पास गुड वाई, इधर आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, ये आपका पीपीसी बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं एबी के ऊपर, ये एबी की आपकी लाइन चल रही है। मैंने कहा जी ये जो पॉइंट ई है, ये मेरी औकात के बाहर है, 1500 यूनिट वाला मेरी औकात के बाहर। तो मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ? भाई मैं अपना पोटेंशियल बढ़ाने की करूंगा, मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे मेरा पोटेंशियल बढ़े, मेरी औकात बढ़े। मैं नई मशीन लाने की कर सकता हूँ। तो उससे मेरी औकात जो है वो ए बी से उठ के कहाँ चली जाएगी भाई? वो बेटा ए बी से उठ के आ जाएगी अब सी डी के ऊपर। ए बी से उठ के कहाँ आ गई? सी डी के ऊपर आ गई। जब मेरी औकात बढ़ रही है, तो वो पॉइंट जो पहले अनअटेनेबल था, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। बट ह्यूमन नेचर, कि इंसान की ख्वाहिशात 1000 होती है। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, आप चाहते थे यार साइकिल आ जाए, साइकिल आ गई तो आप बोलते हो मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए तो आप बोलते हो मेहरान आ जाए, मेहरान आ जाएगी तो आप बोलेंगे प्राडो आ जाए। यानी कि इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। तो अगर आप ये वाला पॉइंट अचीव कर लेंगे, तो आपके पास एक नया अनअटेनेबल पॉइंट आ जाएगा भाई। आप वो नया अनअटेनेबल पॉइंट अचीव कर देंगे, एक नया अनअटेनेबल पॉइंट आ जाएगा, तो इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि सर, ये पॉइंट हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं, हम अपनी औकात को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो उसके लिए आपको यहाँ पर जरा नोट्स को देखना पड़ेगा बेटा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसकी पोटेंशियल इंक्रीज करने की। देखिए, पोटेंशियल आपका दो सूरतों में इंक्रीज हो सकता है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में आपकी औकात कैसे बढ़ती है? जो फौरन से इम्पैक्ट आने वाली कहानी होती है। फौरन से इम्पैक्ट कैसे आ सकती है? सबसे पहले लिखा हुआ है आय वाला इमिग्रेशन। आय वाले इमिग्रेशन का मतलब है इम्पोर्ट ऑफ वर्कर, बाहर से गोरा आपके मुल्क में काम करने आ रहा है। बाहर से गोरा आपके मुल्क में काम करने आ रहा है, समझे? तो आय वाला इमिग्रेशन है, तो इम्पोर्ट ऑफ वर्कर। तो जाहिर है जब वो काम करने आएगा, दिमाग भी अपना लेके आएगा। जब अपना दिमाग लेके आएगा, लॉजिकल सी बात है भाई, कि उसका दिमाग जब यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी एक्सपर्टीज भी आ रही होंगी। इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, इम्पोर्ट ऑफ मशीन, इससे भी आपकी औकात बढ़ती है। अच्छा बेटा, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है कि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर यूजुअली वो फोर्सेस होती हैं जो हम अपने मुल्क में खुद कर रहे होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप मशीन्स ले आए टेक्नोलॉजी वाली, तो आपने खुद उनको पैदा किया है, तो उससे लॉन्ग रन में अफेक्ट आ रहा है। आपके पास नई रिसोर्सेज आ गई, डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व निकल आया, गैस रिजर्व निकल आया, तेल निकल आया, ये निकल आया, वो निकल आया। तो इससे आपकी औकात बढ़ जाती। वर्कर्स को ट्रेन करना, वर्कर को ट्रेन करेंगे तो उसकी औकात बढ़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे मुल्क में, तो औकात बढ़ेगी। वर्कर की प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना, तो औकात बढ़ेगी। वर्कर की स्किल्स का बढ़ जाना, तो औकात बढ़ेगी। आप यहाँ पे और क्या पॉइंट ऐड अप कर सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन इन स्कूल लीविंग एज। रिडक्शन इन स्कूल लीविंग एज का मतलब क्या है?
बेटा पहले बाय लॉ गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ था कि यार आपको कम से कम भी मिनिमम 24 साल तक पढ़ना है। मतलब जब तक आप 24 के नहीं होते आपने पढ़ते रहना है, 24 साल से पहले आप काम नहीं कर सकते, आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। तो अगर इसको गवर्नमेंट कम कर दे, क्या गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार चलो 20 साल तक भी पढ़ लिया तो बहुत है, तो उससे क्या होगा कि आपको 4 साल का पीछे वो मिल गया, जंप स्टार्ट मिल गया 4 साल का। कि आप पहले 24 साल में जॉब कर रहे थे, अब आप 20 साल की उम्र में जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुल्क में लेबर फोर्स बढ़ेगा। जब लेबर फोर्स बढ़ेगा तो उससे भी आपकी औकात बढ़ रही होगी। आप यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज, इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज। भाई बुढ़ा, बुढ़ा पहले 65 साल की उम्र में रिटायर होता था, अब बुढ़ा 60 साल की उम्र में रिटायर, ओ 70 साल की उम्र में रिटायर होता है। पहले 65 का हो रहा था, अब 70 साल में रिटायर होता है, यानी कि 5 साल की उसको एक्सटेंशन मिल गई काम करने की। तो जो बुढ़े 65, 66, 67, 68, 69, 70 के होंगे, वो और वापस से लेबर फोर्स में आ सकते हैं, वापस से काम कर सकते हैं, तो हम आपके मुल्क की औकात बढ़ेगी। आप पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं कि अगर मुल्क की आबादी बढ़ेगी तो उससे भी आपकी औकात बढ़ रही होगी। तो ये बेटा सारे के सारे पॉइंट इसी के ही हैं कि इससे आपकी औकात बढ़ती है। बट अगर एक ऐसा केस कि आपकी औकात गिर जाए, सवाल ये है कि सर औकात गिरती कैसे है। बेटा औकात गिरने का मतलब ये है कि मेरी मशीन थी जो दिन के 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती थी, अब वो खाली 800 कर सकती है, 700 कर सकती है। इसके पीछे डिफरेंट चीजें हैं। अब वो चीज यहाँ पे जो हमने बड़ी कॉमन हमें नजर आती है वो क्या है, सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने डिप्लीशन का तो नाम सुना ही है। अगर आप एक चीज को बार बार यूज करते रहेंगे तो उसको वेयर एंड टेयर होता है, जाहिर है मशीन है कभी ना कभी तो खराब होगी ना। तो अब मशीन की वो पहली वाली जान नहीं रही है, पहली वाली ताकत उसकी रही नहीं। ई वाला इमिग्रेशन, ई वाले इमिग्रेशन का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर। यहाँ से बंदा उठ के बाहर दूसरे मुल्क काम करने जा रहा है, तो बेटा जब यहाँ का बंदा बाहर जाएगा तो यहाँ पर लोकल इम्पैक्ट पड़ेगा ना, यहाँ पर हमारे पास औकात गिरेगी ना, तो ये ई वाला इमिग्रेशन हो गया। नेचुरल डिजास्टर, भाई जलजले आए, जमीन फटी, मशीन चली गई अंदर। फ्लड्स आए, फ्लड्स ने आके तबाही कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया, तो इन सब से बेटा आपकी औकात जो है वो फॉल हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक दो अफेक्ट्स पढ़े हैं। अब अच्छा एग्जामिनर एमसीक्यूज में बड़ी शैतानी करता है, बहुत आप लोगों के साथ खेलेगा। अब बच्चा समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। हालांकि बड़े क्लियर टर्म्स में बड़ा सिंपल सा एक एमसीक्यू दिया कि यार मुल्क में ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो किस पे अफेक्ट आएगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का गैप कौन सा था, ये वाला था ना अनएम्प्लॉयमेंट का गैप। तो एक्चुअली बढ़ रहा होगा ना, आप लोग पोटेंशियल इंक्रीज करके आ जाते हैं। तो भाई जरा सी बातों को तरीके से समझा करें। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, डिफ्लेशनरी गैप कम हो रहा है, वेस्टेज कम हो रही है, वो इसका पॉइंट है, इसका गैप है भाई। जब भी मुल्क की बेनिफिट की बात होती है, मुल्क में फायदा होता है, तब पोटेंशियल पे अफेक्ट। समझते हैं बात को भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहाँ तक। रिटायरमेंट एज खत्म कर दोगे तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। लेकिन बेटा इंसान है ना कभी तो रिटायर होगा ना कभी तो हड्डियां जवाब देंगी। सही है। चलो अब जरा फर्दर, अब सारे डायग्राम्स ही डायग्राम्स और हमने उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। सर ओल्ड एज तो इनएफिशिएंट नहीं होते, वो कैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेटा बुढ़ा आके अगर 1 यूनिट भी बना सकता है तो बनाए ना, औकात तो बढ़ेगी ना आपके मुल्क की। अगर एक बुढ़ा आके 1 यूनिट बनाता है, करोड़ बुढ़े आके करोड़ यूनिट बनाएंगे। समझे बात को, तो औकात तो बढ़ी रही है ना भाई। अब जरा सा कुछ एमसीक्यू रिलेटेड केसेस कर लेते हैं। आपके पास एग्जाम में 3 तरह के केसेस टेस्ट हो सकते हैं। केस वन, अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा, इधर आया आपके पास गुड बाय, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स, ये आपका पीपीसी बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका एक्चुअल पॉइंट है। तो मैं ये 3 तरह के केसेस आते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 कॉपी कर लेता हूँ भाई। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जी, केस वन में क्या हो रहा है कि आपका एक्चुअल बढ़ रहा है बट आपका पोटेंशियल सेम है।
ठीक है, आपका पोटेंशियल सेम है, तो वो ऐसा आगे की तरफ जा रहा है। केस टू में क्या हो रहा है कि आपका एक्चुअल सेम है, एक्चुअल सेम है आपका, बट आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, जब पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो वो ऐसे यूं जा रहा होगा राइट वर्ड, सही है। और केस थ्री, केस थ्री में देखिएगा क्या हो रहा है। केस थ्री में आपका एक्चुअल भी बढ़ रहा है और आपका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका एक्चुअल भी आगे जा रहा है और आपका पोटेंशियल भी आगे जा रहा है। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर मैं चाहता हूं कि मुल्क के लिए मुझे बेस्ट केस सिनारियो पता चल जाए कि मुल्क के लिए बेस्ट मामला कौन सा है, तो तीनों केसेस में से कौन सा केस होना चाहिए भाई? केस थ्री, सही है, सब लोग केस थ्री की बात कर रहे हैं। तो चलो जरा हम इन सारे केसेस को एक नज़र डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो केस टू तो इंतहाई घटिया केस, केस टू जो है एकदम बुलशिट केस है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखो बेटा, आप अभी भी 500 ही बना रहे हैं, आपकी औकात 1000 से 1500 पे चली गई, औकात 1000 से 1500 पे चली गई, बट आप अभी भी 500 ही बना रहे हैं। तो बेटा पहले आपके पास वेस्टेज इनएफिशिएंसी कितनी थी? वो इतनी थी, सही है, पहले आपके पास वेस्टेज इनएफिशिएंसी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी भाई? इतनी थी। अब आपका एक्चुअल अभी भी सेम है, बट आपका पोटेंशियल बढ़ गया, तो बेटा वेस्टेज वगैरह ये सब बढ़ जाएगा ना। वेस्टेज बढ़ेगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इंतहाई घटिया केस है पहली बार। केस नंबर वन पे आए। अब केस नंबर वन क्यों बेहतर नहीं है? देखो बेटा, जब आपका एक्चुअल शुरू शुरू में बढ़ रहा होता है ना, यानी कि आपने 500 यूनिट बना रहे थे, आपने 600 बनाया, आपने 700 बनाया, आपने 800 बनाया, अच्छी बात है, बड़ा मजा आता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन लॉन्ग रन में जाके ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि सर आप बेसिक इकोनॉमिक्स इतना आखिर में क्यों पढ़ाते हैं, बुक के हिसाब से तो पहला चैप्टर है, तो आप में तो मसला है ये। भाई मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि उसका लिंक मैक्रो के साथ बैठता है, और अभी मैं मैक्रो का एक लिंक आपको भी देने वाला हूँ। देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल किसी एक बच्चे को उठा लेते हैं, सफ़ा, लेट्स से सफ़ा। सब मैं 500 टी शर्ट्स बनाता हूँ, सफ़ा मेरे पास आई। सफ़ा ने कहा सर मुझे 600 चाहिए। अच्छा भाई, मैंने बढ़ा ली। सफा ने कहा सर 800 चाहिए, मैंने बढ़ा ली। सफा ने कहा सर 900 चाहिए, मैंने बढ़ा ली। सफा ने कहा 1000 चाहिए, मैंने बढ़ा ली। तो करते 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 मैं कहाँ तक आ चुका हूँ? मैं इधर तक आ चुका हूँ, मैं अपने पोटेंशियल पे आगे बढ़ गया। शुरुआत में तो सफा की डिमांड को मैं पूरा करता जा रहा हूँ, जब सफा ने कहा 700 चाहिए, 800 चाहिए, मैं बनाता गया। सफा ने कहा 1000 चाहिए, मैं 1000 भी बना सकता हूँ। सफा ने कहा सर मुझे 1500 टी शर्ट चाहिए। सफा ने कहा सर मुझे 1500 टी शर्ट चाहिए। क्या मैं 1500 टी शर्ट्स बना सकता हूँ? मैं नहीं बना सकता। सफा ने कहा सर मैं आपको डबल पैसे दूंगी, मुझे 1500 टी शर्ट्स बना दें। नहीं बना सकता। सफा ने कहा सर ट्रिपल पैसे दूंगी, 1500 बना दें। हम कैसे बनाओ भाई, मेरी मशीन में औकात ही नहीं है। यानी कि शॉर्ट रन में पता है क्या होता है? शॉर्ट रन में जब सफा मेरे पास आई आउटपुट मांगने, और मैं आउटपुट बना के देता जा रहा हूं, तो शॉर्ट रन में मेरे पास आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। शॉर्ट रन में मेरे पास आता है मल्टीप्लायर अफेक्ट, कि देखो इससे मुल्क को फायदा हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, सेल आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। लेकिन सफा जब यहाँ पे आके बैठी, सफा ने कहा सर मैं आपको डबल पैसे दूंगी, आप ट्रिपल पैसे दूंगी, आप मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करके दें। क्या मेरी औकात है? मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है ज्यादा प्रोड्यूस करने की। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है? लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका आउटपुट सेम है, यानी कि वही 1000 यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। बट सफा कह रही सर मैं आपको डबल पैसे दूंगी, ट्रिपल पैसे दूंगी, 4 गुना दूंगी। आउटपुट सेम है बट प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। जब आपका आउटपुट सेम रहता है और आपकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, बेटा इस कंडीशन को हम लोग इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इस कंडीशन को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है ये मैं आप लोगों को मैक्रो में बताऊंगा। लेकिन ये कॉज की वजह से ये वाला पॉइंट भी हमारे पास बेहतर नहीं, कि शॉर्ट रन में आपका एक्चुअल बढ़ता जा रहा है तो बड़ा मजा आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, बट लॉन्ग रन में यही पॉइंट
आपके लिए बला बन जाती है और आपकी फिर औकात के बाहर मामला चले जाते हैं और वो हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इस वाले केस। ये वाला केस बेस्ट था। क्यों बेस्ट था? भाई सफा ने कहा सर मुझे 1100 चाहिए, बना दिए, 1200 चाहिए, बना दिए, 1300 चाहिए, बना दिया, वो जितने वो मांगती रहेगी अनटिल अनलेस 1500 तक मैं बना सकता। अब फिर अगर वो 1500 पे आ जाती है तो फिर वही प्रॉब्लम है हाइपर इन्फ्लेशन वाली। तो इट इज बेटर कि अगर आपका एक्चुअल बढ़ रहा है तो साथ साथ औकात भी बढ़ती रहे, पोटेंशियल भी बढ़ता है, कोई मसले वाली बात है? सही। चलें फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब जरा बात करते हैं ड्यूअल शिफ्ट के ऊपर। यहाँ पे आया आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है। ड्यूअल शिफ्ट के ना मामला क्या चलते हैं कि ड्यूअल इफेक्ट एक साथ आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका पीपीसी चल रहा है। ठीक है। ये आपकी औकात आ रही है ए बी। मैंने कहा जी मेरा पोटेंशियल है ए बी का। अच्छा भाई, मैं कहता हूँ कि यार पहले लेट से आपके पास टेक्नोलॉजी आई, आपके पास टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ज्यादा अमाउंट से आई। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी आने के फौरन टाइम, थोड़े से टाइम बाद आपके पास मुल्क में फ्लड्स आ गए। लेकिन वो फ्लड जो है ना वो इतनी बड़ी अमाउंट से नहीं आए, थोड़े अमाउंट से आए, लेकिन इन दी एंड अफेक्ट पोटेंशियल को करेंगे। तो भाई जब टेक्नोलॉजी आपके पास आएगी तो आपकी औकात बढ़ेगी। आप ए बी से उठ के कहाँ चले जाएंगे? आप ए बी से उठ के चले जाएंगे सी और डी के ऊपर। ठीक है। आप ए बी से उठ के कहाँ चले गए? आप ए बी से उठ के चले गए सी डी के ऊपर। ठीक है, आपकी औकात बढ़ गई। तो हमने टेक्नोलॉजी वाला केस तो पूरे का पूरा फुलफिल कर लिया है। बट उसके फौरन बाद आपके पास बेटा क्या आ रहा है? उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा है फ्लड्स। तो जब टेक्नोलॉजी के बाद फ्लड्स आएंगे तो टेक्नोलॉजी के बाद का पोटेंशियल कौन सा है? ये टेक्नोलॉजी के बाद का पोटेंशियल ये है। तो बेटा फ्लड्स आने की वजह से मैं यहीं से ऐसा थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा सी डी से ई एफ की तरफ। सी डी से कहाँ आ जाऊंगा? ई एफ की तरफ आ जाऊंगा। तो बेटा मेरी औकात ऐसा थोड़े से पीछे की तरफ आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं ड्यूअल शिफ्ट, ड्यूअल इफेक्ट कहते हैं। सही है। तो ये भी हमारे पास कुछ मामला चल रहे होते हैं। अब ड्यूअल इफेक्ट के अंदर एक और केस आपके पास, एक उलट केस भी बना हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये वाला केस बना के दिया है, सॉरी, मैंने आपको ये वाला केस बना के दिया है। एक ये वाला केस भी होता है कि पहले आपके पास फ्लड्स आए, उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी आई, मतलब इस तरह से उलट केस भी चल रहा होता है। तो इस तरह के भी मामला होते हैं भाई, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब एक और केस है छोटा सा। एक और छोटा सा केस है, इसको हम लोग कहते हैं टिल्टेड शिफ्ट। क्या नाम है इसका भाई? टिल्टेड शिफ्ट, या दूसरा नाम इसका होता है पिवटेड शिफ्ट। पिवटेड शिफ्ट का टिल्ट का मतलब क्या है कि एक चीज सेम है, एक चीज बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, इस तरह मामला चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे पेन आ गया, यहाँ पे आ गई आपके पास टेबल, और ये आपके पास औकात बनी हुई है ए बी की। ठीक है। अच्छा भाई, लेट से आपके मुल्क में एक न्यूज आई कि न्यू फॉरेस्ट डिस्कवर्ड, न्यू फॉरेस्ट, न्यू फॉरेस्ट डिस्कवर्ड। जाहिर है रिजर्व है, एक नया एक रिजर्व है। जब नए फॉरेस्ट डिस्कवर होंगे तो बेटा उससे मुल्क में क्या चीज बढ़ेगी? वुड। और वुड से क्या चीज बनती है? टेबल। तो टेबल की औकात क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पेन, पेन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, पेन प्लास्टिक से बनता है, टेबल वुड से बनती है। तो बेटा टेबल बढ़ेगा और पेन आपका अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा। तो इसमें ऐसे शिफ्ट आएगा, ये देखो, यूं। इसमें आ रहा है ऐसा, कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा है। ठीक है। आप ए बी से कहाँ आ जाएंगे? ए सी की तरफ आ जाएंगे। देखिए, पेन आपका अभी भी अपनी जगह पर ही है, लेकिन आपका टेबल क्या हो चुका है? आपका टेबल बेटा बढ़ चुका है। ठीक है। अगर इसी का एक उलट केस आ जाता, वो लेट से ऐसा कहता कि भाई प्लास्टिक के रिजर्व बढ़ गए, प्लास्टिक के रिजर्व बढ़ गए, तो बेटा आपका टेबल अपनी जगह पर रहेगा।
और आपकी प्लास्टिक क्या हो जाएगा भाई, आपका प्लास्टिक बढ़ेगा तो वो कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा शिफ्ट आ रहा हो। तो इन तरह की जो कुछ केसेस हैं बेटा, इनका बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है, इनको जरा देखना पड़ता है। तो ये आपका पिवटेड शिफ्ट होता है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने बेटा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ली, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ली। अब बाकी दो टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखते हैं, ये एमसीक्यूज में आएंगी ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस में टेस्ट नहीं होंगी। एक का नाम है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हमेशा इक्वल चेंज आएगा, हमेशा इक्वल चेंज आएगा। और आपका रेशो कैसा आएगा इसके अंदर, 1:1। अब देखो जरा क्या मामला होते हैं। यहाँ पे आया आपके पास गुड बाय, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, तो इक्वल चेंज हमेशा यूं आता है, बिल्कुल ऐसे, वो सेम ऐसा स्टीपर कर्व वो बनता है, पैरा कांस्टेंट कर्व बनता है। उसमें पेड़ पेड़ नहीं निकला, हमने पीछे जो पढ़ा ना इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट से भाई, इधर आ गया आपके पास ब्लैक पेन, और यहाँ पे आ गया आपके पास ब्लू पेन। अगर मैं, मेरे पास लेट से कौन है भाई, लेट से रामीन है, रामीन एक वर्कर है, वो ब्लैक पेन बनाती है, मैं उनको ब्लैक पेन से हटा के बोलूँ आज से आप ब्लू पेन बनाएंगी, तो क्या रामीन को उसके लिए डिग्री चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए? भाई इंक की कार्ट्रिज ही तो चेंज करनी है, और क्या चेंज करना है। तो यानी कि यहाँ पर जितने से हमारे पास वाई कम होगा, इक्वल अमाउंट से हमारा एक्स बढ़ जाए, ये केस चलता है। कोई चेंज एज सच यहाँ पे नहीं आता, बराबर का आता है। फिर एक इंक्रीजिंग का ऑपोजिट होता है जिसका नाम है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखो, इंक्रीजिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे गुड वाई आ गया, यहाँ पे गुड एक्स आ गया। इंक्रीजिंग का पेड ऐसा बाहर निकला हुआ है, तो डिक्रीजिंग का पेड बेटा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, वो ऐसे कुछ बन रहा होगा आपके पास। ठीक है, वो कुछ ऐसे बन रहा होगा आपके पास। तो ये आपका बन गया डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले मैं टेबल से उठा के चेयर पे फेंक रहा था, अब मैं चेयर से उठा के वापस टेबल पे फेंक रहा हूँ। यानी कि एक चीज आपके पास थोड़े से कम होगी, दूसरी चीज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी। ये डिक्रीजिंग का केस, कोई मसले वाली बात तो नहीं है भाई, समझ गए? लेकिन सर अगर एग्जाम्पल मार्केट में ब्लूइंग ज्यादा मिली, तब ये कैसे कांस्टेंट रहेंगे इन कौन, क्या मतलब? मार्केट में ब्लूइंग ज्यादा मिली, बेटा मिलने की तो बात ही नहीं है ना, हम लोग सेल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मार्केट में मिलना ना मिलना उससे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। समझ गए बट बात को, सारी क्लियर है? सर मार्केट में अवेलेबल ही ब्लूइंग को, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आप मार्केट अवेलेबिलिटी पे थोड़ी जा रहे हैं यार, आप लोग डेफिनेशन ही नहीं समझे हो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन क्या बोल रही है? टू प्रोड्यूस। आप लोग ये नहीं देख रहे मार्केट कंडीशंस क्या चल रही है, आप ये नहीं देख रहे मार्केट में क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, आप तो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अगर आप ब्लू इंक, चलो अगर आप ब्लू इंक है, ब्लैक इंक नहीं है, तो आप 100% ये, सॉरी ब्लैक पेन है ब्लू पेन नहीं है, तो आप 100% ब्लैक पेन बनाएंगे, आप ब्लू पेन बनाएंगे ही नहीं। तो अगर आपके पास 100 ब्लैक पेन बन सकते हैं, 100 ब्लू पेन बन सकते हैं, तो ये पूरे के पूरे जाया हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन बन रहे होंगे। बेटा मिड टर्म आपके होंगे इंशाल्लाह दिसंबर के लास्ट वीक में।